अस्सलाम वालेकुम। बजट 2024-25 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर ख़जाना कल जो बजट आदाफ मुकर्रर किए गए उसके पीछे क्या रीजनिंग थी उसको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल बजट जिस तरीके से हस्ब साबिक़ हस्ब रिवायत हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, हुकूमत की तरफ से अवाम दोस्त बजट के दावे, लेकिन फाइनेंस बिल आने के बाद सूरत हाल जो है वो हम सब के सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस, मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेस जो हैं वो अपनी कमेंट्रीज़ के ऊपर कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में ज़रा थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, कल के बजट का डायसेक्ट करते हैं कि चीज़ें क्या निकल के सामने आ रही है। कैपिटल मार्केट्स ने बड़ा रिजॉइस किया, वहाँ पे तकरीबन 2000 पॉइंट्स की स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी देखी गई। ऑलमोस्ट अब तक 3% का इजाफा देखा गया। लेकिन जो सैलरीड क्लास है और नॉन सैलरीड क्लास उसके ऊपर, यानी एक आम ये हेडलाइंस भी देखिए कि लिखा गया अखबारों में कि जनाब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मौजें लग गई, लेकिन आम आदमी के ऊपर कुल्हाड़ा चढ़ गया है इस वक्त। तो कहाँ तक इसमें हकीकत है ये सब जानेंगे। अब्दुल कादिर मेमन साहब इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक पैटर्न इन चीफ और प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। कादिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। टैक्स एक्सपर्ट आसिफ कस्बाती भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ कस्बाती आपका भी बहुत शुक्रिया। और असद अली शाह साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट माहिर मालियाती उमूर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। असद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मेमन साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए हुकूमत के जो वादे दावे सारे सब कुछ रियलिटी क्या है कल के बजट की? देखिए रियलिटी ये है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आप यहाँ मदऊ करने का। देखिए रियलिटी ये है कि ये इस मुल्क में जो है वो हम 100 रुपये कमाते हैं और 150 से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो उसको अगर हम देखें तो मद्देनज़र रखते हुए हमें कहीं अखराजात की कमी का नज़र कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा। ये जो इस वक्त बजट पेश किया गया है ये भी कोई अबाउट 13 पॉइंट सम ट्रिलियन का डेफिसिट बजट है, और वो डेफिसिट जो है उसमें से तकरीबन कोई समझ लें कोई 12 ट्रिलियन के करीब जो है फिर बोरो किया जाएगा। तो आपको अंदाज़ा हो कि चाहे हमारा इंटरेस्ट रेट कम भी हो जाए, अगली दफ़ा हमारी जो डेट सर्विसिंग पे जो चार्जेस होंगे वो कम नहीं होंगे। तो ये एक ऐसी गंभीर शक्ल है। दूसरा ये कि जो हमारा टारगेट रखा गया है रेवेन्यू का विच इज़ अबाउट 12.9, वो 12.9 जो है वो इस तरह बनता है कि जी आपने कोई 1.76 ट्रिलियन के नए जो हैं वो टैक्सेस लगाए हैं। उस नए टैक्सेस में 500 मिलियन के तकरीबन कोई एग्जेम्पशंस हैं जिनको विड्रॉ किया गया है, जिसमें मेडिकेमेंट है, जिसमें दूसरा सैलरी क्लास पे लगाया गया है। कुछ रिटेलर्स होलसेलर का तकरीबन कोई 300 मिलियन का तखमीना है कि जो उनकी विदहोल्डिंग के ज़रिए उनको आएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत एम्बिशियस है, यहाँ से उनको नज़र आ रहा है, इतना मेरे ख्याल में होगा नहीं। अगर हम यूं ही सामने एक आदाफ रख लें कि हमारा अगर यही गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है 12-13% होगा और हमारी ग्रोथ 3.5% होगी, तो आज अगर हमने 9.5 ट्रिलियन अगर कलेक्ट किया है तो ये जाके 11 ट्रिलियन होता है। तो आई थिंक 11 ट्रिलियन से 13 ट्रिलियन को ले जाना मुझे लगता है अपीरेंटली कि इन हालात में इट विल बी डिफिकल्ट। बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है हुकूमत की। शाह साहब, असद अली शाह साहब, आप ये फरमाइएगा कि एक ओवरऑल अगर एक बर्ड आई व्यू लें इस बजट का तो आप किस तरह से देख रहे हैं? अगेन एक बहुत बड़ा डेफिसिट बजट जो है इस वक्त सामने आया। फिर एक ज़रा ये भी मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में किन अदवार में आपने देखा कि सरप्लस बजट रहा, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं इन सब में हमने देखा कि एक तवातर के साथ डेफिसिट्स बजट है, जबकि जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं होती उन अदवार में सरप्लस बजट होता है। तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कीजिएगा असद अली शाह साहब। जी बहुत शुक्रिया इमरान। मेरे ख्याल में डेफिसिट कुछ अदवार में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन सरप्लस बजट जो है मैंने तो नहीं देखा अपनी मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सरप्लस नहीं होता। लेकिन डेफिसिट अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे ये अब्दुल कादिर मेमन साहब भी कह रहे थे कि अब पिछले साल का जो डेफिसिट था तकरीबन 13 ट्रिलियन था मैंने जो एस्टिमेट किया था, और इस साल भी ये 10-11 ट्रिलियन होगा। ये जो आउटगोइंग ईयर है तो गवर्नमेंट उसको कम दिखा रही है, लेकिन जो बोरोइंग्स हैं और जो सूरत हाल है मुझे लगता है कि ये 11 ट्रिलियन के करीब होगा। और अगले साल भी ये
12-13 ट्रिलियन का होगा डेफिसिट। तो असल इशू यही है इमरान के जो सारी मईशत में बिगाड़ है, जो खर्चा है हुकूमत का, बहुत ज़्यादा हुकूमतों को फैला दिया है हमने। अभी इस साल भी देखें ना, 3.8 ट्रिलियन का तो डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके लिए पैसे हैं नहीं, और ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का 3.8 ट्रिलियन, जबकि शुरू में ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी, और अभी भी बजट में उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट की जो रेट है और जो फैलाव है उसको कम करेंगे, उसका रोल कम करेंगे, और जिसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, निकालेगी हुकूमत अपने आप को बिजनेसेस से। हाँ, तो वो तो कोई रिफॉर्म उस तरह का नजर नहीं आया ना। हुकूमत का काम मतलब एसओई कितनी प्राइवेटाइज अभी तो बातें ही हो रही हैं ना, और उनको स्ट्रेटेजिक जो हैं जिनमें इतने लॉसेस हैं, बिजली में है कि जो पावर सेक्टर में, गैस सेक्टर में, और जो दूसरी पीआईए है उसकी बातें तो हो रही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और गवर्नमेंट का जो खर्चा है, बात हो रही थी एनएफसी के बाद जो है, और 18th अमेंडमेंट के बाद इतने फंक्शंस ट्रांसफ़र हुए फेडरल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो 15-17 मिनिस्ट्रियाँ कम होनी चाहिए थी। खुद ये इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 10 कम करेंगे, लेकिन अब उसके लिए कमेटी बना दी, वो कुछ नहीं हुआ उसका। तो और फिर दूसरी जो बहुत डिज़ास्टर्स बात इस बजट में है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है ना। हम ना दुनिया को कुछ बेचते हैं, ना अपनी इंपोर्ट जो अपने लोगों के लिए जो है ना लोग चीज़ें बनाते हैं। इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं, अपने लोगों के लिए भी हमारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग पूरी नहीं होती। तो अब हमने एक्सपोर्ट्स को जो इंसेंटिव्स थे वो भी ख़त्म कर दिया है। 1% टैक्स जो था उसको नॉर्मल टैक्स में, यानी ये 40% तक जा सकता है, जबकि इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब ये श्रीलंका में आईएमएफ ने कराया है क्योंकि वो भी डिफॉल्ट कर गए थे, तो हम श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका जो है सारा टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, हमारा अभी उतना टूरिज्म नहीं है। हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हमें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ानी है। उसके लिए ये जो बजट है उसमें तो मुझे कोई ज्यादा चीजें नजर नहीं आई। सर आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप तो फिर थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस ज्यादा होगा ना, रादर देन कि आप ग्रोथ की तरफ आए। ग्रोथ की तरफ आएंगे तो फिर आपकी वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी इमरान। स्टेबिलिटी बगैर प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और इकोनॉमी को इम्प्रूव किए बगैर नहीं होगी। ये जो टैक्स कलेक्शन जो पूरी जो अप्रोच है ना, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। ये जो अप्रोच है कि टैक्स रेट्स बढ़ाते जाएं, जब टैक्स रेट्स बढ़ाते हैं तो उससे आपकी बिजनेसेस बैठ जाती हैं और उससे आपकी कलेक्शन कम होती है, बढ़ती नहीं है। टैक्स अगर आप रेट्स कम करेंगे, अब ये देखें ना, जो रेट्स कम करें, बेस को बढ़ाएं। सर रेट कम करें और बेस को बढ़ाएं, तब बात बनेगी। और बिजनेस को बढ़ाएं ना, बिजनेस को किल करेंगे तो आपकी कैसे बढ़ेगी यार। ठीक ये बताया ना आसिफ कज़वाती सर। हाँ सही कह रहे हैं आप। आसिफ कज़वाती का व्यू लेते हैं। जी आसिफ साहब, ये जो अप्रोच है इस वक्त, क्योंकि हमारे लेंडर्स जो हैं उनकी भी इस वक्त फोकस और अप्रोच यही है कि किसी तरीके से टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान में, रादर देन कि आप पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो आगे कैसे बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस तरीके से कम होती है। और हमारी हुकूमत का भी इस वक्त फोकस इसी के ऊपर है कि टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जाए, इखराजात कम किस तरह से किए जाए, इसके ऊपर कोई खास काम नहीं हो रहा। कज़वाती साहब, योर ओपिनियन। जी इमरान साहब, शुक्रिया कि आपने इससे पहले भी मदऊ किया और आज भी मदऊ किया, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं दीगर भी, उनके व्यूज़ के ऊपर भी मैं एग्री करता हूँ। और जो मामला पीआईए का असद साहब ने कहा कि, तो उस सिलसिले में बजट में एक चीज़ नज़र आई है मुझे पीआईए के सिलसिले में, कि उन्होंने कैरी फॉरवर्ड के लिए 10 ईयर्स के लिए उनको फैसिलिटेट किया है कि उनके लॉसेस जो है वो 10 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टील मिल का प्राइवेटाइजेशन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, और पीआईए का जो प्राइवेटाइजेशन है रियल सेंस कामयाब होगा कि नहीं होगा, या किसी और भी इदारे का प्राइवेटाइजेशन कामयाब होगा या नहीं होगा, ये हमेशा के लिए सवालिया निशान है।
एक छुपी हुई चीज बजट में नजर आई है, वो भी मैं बता दूं आपको, और कुछ और छुपी हुई चीजें हैं जो नजर नहीं आती, उनके ऊपर मैं ज्यादा जोर दूंगा। एक तो ये कि जो आपने कहा कि ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस शुड बी द कोर फंक्शन, और ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के लिए उन्होंने रेट्स तो बढ़ाए हैं नॉन फाइलर के, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नॉन फाइलर के रेट्स अगर कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर होंगे तो वो लोडेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर होंगे, लेकिन जहां प्रॉपर्टी की हद तक रेट्स बढ़ाए हैं नॉन फाइलर के, वो एक अच्छा इकदाम भी है। ऑन दी अदर हैंड कि जहां जहां प्रॉपर्टी बाय एंड सेल अनरिकॉर्डेड थी और 7E जो लगाया गया था इससे पहले डीम्ड इनकम के ऊपर, उसमें पूरी तरह कामयाबी नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि प्रॉपर्टी के ऊपर परचेज एंड सेल के ऊपर नॉन फाइलर के रेट्स बढ़ा दिए जाएं, which is a positive step so far as the broadening is concerned। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि थोड़ा सा मैं आपने मुझे कहा टैक्स एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ी सी न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं सामीन के लिए रखूंगा कि हैरत ये है कि टैक्स ईयर 2022 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ फाइलर्स थे वो 5.5 मिलियन के करीब थे, जबकि टैक्स ईयर 2023 जो ऑनगोइंग ईयर जिसका रिटर्न फाइल की डेडलाइन थ्रू हो चुकी है, इसमें गवर्नमेंट अब तक 4.4 मिलियन करने में कामयाब हुई है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1.1 मिलियन, दैट इज 11 लाख जो अभी तक नाकाम हुई है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने सिम ब्लॉकेज का स्टेप लिया था, उसके अंदर 507,000 के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, और तकरीबन मजीद 5 लाख के ऊपर ये स्टेप्स लिया जा सकता है। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर रिटर्न जमा कराए थे, यानी टैक्स ईयर 2022 के, गवर्नमेंट नाकाम रही उनसे भी रिटर्न लेने में। और एक इत्तला के मुताबिक टोटल रजिस्टर्ड एनटीएन होल्डर्स हैं वो 7.6 मिलियन है, 76 लाख हैं, लेकिन अब तक अगर रिटर्न 4.4 मिलियन जमा हुए हैं तो ये एक नाकामी है गवर्नमेंट की, कि बजाय इसके कि उनसे रिटर्न लिए जाएं और मजबूर किया जाए उनको रिटर्न फाइल करने पे। अच्छा, कई दफा सिर्फ लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त तो फाइलर बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर रिटर्न नहीं जमा कराते। बिल्कुल तो बिल्कुल स्टेप्स कुछ अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा मसाइल इन्फ्लेशन के होंगे कि बहुत सारी जगहों पे टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए हैं, खुसूसी तौर पे ठीक है। सैलरीड सर पर्सन आप मजीद आगे बढ़ते हैं, सर मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ये जो सैलरीड क्लास और नॉन सैलरीड क्लास के हवाले से क्या इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।